कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक मुजरिम चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कानून की नजरों से ज्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। कोई ना कोई सबूत कानून को मुजरिम के गले तक पहुंचा ही देता है। लेकिन सुना है कानून तो अंधा भी होता है, जो केवल सबूतों और गवाहों के आधार पर किसी को अपराधी ठहराता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत नहीं तो क्या कोई गुनहगार भी नहीं होगा? फिर चाहे वो गुनाह कुछ भी हो, उस अपराध से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। खैर, फिल्मी दुनिया में तो अपराधी जैसे तैसे पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन अपराधियों को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ये लोग किसी अपराध को इस तरह से अंजाम देते हैं कि कानून अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जुर्म की उस कड़ी को जोड़ नहीं पाता, जो कड़ी उसे मुजरिम के दरवाजे तक ले जाती है। आज का ये एपिसोड कहानी है एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री की जिसने कभी पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया था। और अमेरिकी पुलिस के नाक के नीचे हुई इस घटना ने कहीं ना कहीं अमेरिकी कानून व्यवस्था की काबिलियत पर सवाल खड़े किए थे, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये कहानी है इसिडोर फिंक नाम के एक व्यक्ति की, जो कामयाबी के ढेरों सपने लिए कभी पोलैंड से अमेरिका आया था। फिंक का हौसला मजबूत ही होगा, जो पोलैंड से आए इस व्यक्ति को अमेरिका में रहने की जगह और रोजगार दोनों ही नसीब हुए। फिंक ने न्यूयॉर्क शहर के 4 ईस्ट 132nd स्ट्रीट इलाके में 5th एवेन्यू लॉन्ड्री के नाम से अपने छोटे व्यवसाय की स्थापना की और अपनी दुकान के ऊपर ही एक छोटे से घर में रहने लगे। आसपास के लोगों से ज्यादा मतलब न रखने वाले 30 वर्षीय फिंक सुबह होते ही लॉन्ड्री आ जाते और देर रात तक काम करने के बाद लगभग 10 बजे अपने कमरे में चले जाते। एक आम जिंदगी बिताने वाले फिंक ने 9 मार्च 1929 के दिन भी कुछ ऐसा ही किया और रात को करीब 10 बजते ही वे अपने कमरे में लौट गए। लेकिन अगर फिंक को पता होता कि कोई अनहोनी उनका इंतजार कर रही है, तो शायद वे उस रात अपने कमरे में ही न जाते। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? और लगभग आधे घंटे बाद वो घड़ी आ ही गई जब अजीब सी आवाजें फिंक के कमरे से आने लगी। इस आवाज के पीछे क्या हो रहा था, ये तो कोई नहीं जान सका, लेकिन इस आवाज ने फिंक की पड़ोसी मिसेस लॉकलिन स्मिथ को भयभीत और पुलिस को बुलाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस आई और फिंक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई चेतावनियों के बाद जब न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी अल्बर्ट कैटनबॉर्न को ये आभास हुआ कि अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, तो उन्होंने किसी तरह घर में प्रवेश करने का फैसला लिया। लेकिन खिड़कियां अंदर से बंद थीं, ऊपर से इतनी छोटी कि शीशा तोड़ देने के बाद भी उनमें कोई प्रवेश न कर सके। ऐसे में कैटनबॉर्न ने एक छोटे बच्चे की मदद ली, जिसने खिड़की में घुसकर अंदर से दरवाजा खोल दिया। कैटनबॉर्न अपने सह अधिकारियों के साथ जब घर में घुसे तो मौका वारदात पर फिंक की लाश पड़ी हुई थी, जिनके शरीर पर गोलियों के 3 निशान मौजूद थे। जहां 2 गोलियां उनकी छाती को चीरती हुई निकल गई, वहीं एक गोली उनके बाएं हाथ पर लगी थी। पुलिस ने मौका वारदात का जब अच्छे से निरीक्षण किया तो ये पाया कि मेन गेट के अलावा अंदर से बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का कोई भी रास्ता कमरे में नहीं है। आनन फानन में इस वारदात को आत्महत्या का रूप दे दिया गया, लेकिन पुलिस ये भूल गई थी कि जिस हथियार से फिंक की जान गई थी वो अब तक नहीं मिला था। जिस वारदात को पुलिस महज आत्महत्या का केस समझने की भूल कर रही थी, वो ये नहीं जानती थी कि फिंक की मौत कल के अखबार की सुर्खियां बनने वाली हैं। साथ ही ये अखबार की सुर्खियां पुलिस के काम और उसकी जवाबदेही को भी हाशिए पर ले लेंगी। अगले दिन यानी 10 मार्च 1929 को
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छापकर फिंक की मौत को पूरे अमेरिका से परिचित करा दिया। अब जहां पुलिस ने अपनी औपचारिक बयान में इसे आत्महत्या की वारदात बताया था, वहीं सवाल ये खड़े होने लगे कि अगर वास्तव में ये कोई आत्महत्या थी और मरने वाले के शरीर पर गोलियों के निशान भी मौजूद थे, तो वो हथियार कहाँ है जिससे मृतक ने अपनी जान ली थी। और अगर ये काम किसी दूसरे का था तो वो घर में आया कैसे, क्योंकि सभी खिड़कियां दरवाजे तो अंदर से बंद थे और घर की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी, जिससे ये संदेह हो सके कि कत्ल चोरी के इरादे से किया गया था। यहाँ तक कि फिंक के अलावा किसी अनजान व्यक्ति के उंगलियों के निशान घटनास्थल पर नहीं पाए गए। अब जहां आम जनता इस वारदात का जवाब मांगने लगी थी, वहीं पुलिस के ऊपर इस गुत्थी को सुलझाने का दबाव भी बढ़ गया था। इधर फिंक की रहस्यमयी मौत रातों रात हर व्यक्ति की जुबान पर थी। लोग अपने अपने हिसाब से इस वारदात की कल्पना करने लगे थे। अनेकों लेख केवल इसी घटना पर लिखे गए, वहीं कुछ ने तो इस वास्तविक घटना के पात्र को बदलकर पैसे भी कमाए, लेकिन फिंक को न्याय कभी नहीं मिल सका। इधर पुलिस भी ये जान चुकी थी कि अगर इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए तो वो हथियार कहां से लाएगी जो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, और अगर इसे किसी और की साजिश समझा जाए तो अपराधी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। आखिरकार न्यूयॉर्क पुलिस ने सबूतों के अभाव में इस केस को यह कहते हुए बंद कर दिया कि ये एक ऐसा केस है जिसकी गुत्थी कभी नहीं सुलझ सकती।